विज्ञान जैव प्रक्रम में पार्ट 10 है। इसके पहले पार्ट 9 वीडियो था। तो इसमें हम कुछ 60 नोट्स जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित जो 60 नोट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। टिप्पणी इसको कहते हैं। ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ आती हैं। अब देखिए, इसमें पूछा जाता है लसीका किसे कहते हैं। लसीका तो लसीका जैसे ये होता है कि रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान जो होता है उसमें एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ बहता है, जिसे क्या कहते हैं, लसीका कहते हैं। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं रुधिर ऊतकों से छने हुए तरल पदार्थ को लसीका कहते हैं। रुधिर ऊतकों से छने हुए तरल पदार्थ को लसीका कहते हैं। तो ये लसीका जो होती है रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसमें उपस्थित होता है। तो देखिए, जो रुधिर जो प्लाज्मा, ये रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आती है और इसमें लगभग जो होता है 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो इस तरीके से ये जो पदार्थ होता है लसीका, ये रुधिर ऊतकों से छन करके आता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं, 1 नंबर में पूछा लसीका किसे कहते हैं। रुधिर ऊतकों से छने हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लसीका कहते हैं। अब दूसरी जो टिप्पणी होती है इसको कहते हैं रुधिर दाब। रुधिर दाब या रक्त चाप, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं। देखिए, रुधिर दाब क्या है। इसमें क्या होता है कि रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों की भित्तियों पर लगने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिनियों की दीवारों में रुधिर द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं। तो जैसे क्या होता है, हृदय झटके के साथ रुधिर को धमनियों में पंप करता है। तो जिस दबाव के साथ जो होता है रुधिर को धमनियों में पंप करता है, तो उसकी भित्तियों पर क्या लगता है, दबाव। तो इसी दबाव को क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं या रुधिर चाप कहते हैं। तो रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनियों की भित्तियों पर लगने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। तो जो रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो वो जब दबाव के साथ, तेज़ी के साथ जब ब्लड वाहिनियों में बहता है, तो उसमें क्या होता है, भित्तियों पर दबाव लगता है। तो वही दबाव क्या कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं या रक्तचाप कहते हैं। तो देखिए, रक्तचाप या रुधिर दाब 2 प्रकार का होता है। रुधिर दाब कितने प्रकार का, 2 प्रकार। रुधिर दाब 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है प्रकुंचन दाब और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। पहला जो होता है प्रकुंचन
दाब, दूसरा होता है अनुशिथिलन, अनुशिथिलन दाब। तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब इसको कहते हैं डायस्टोलिक, DIA, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, एक सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और एक डायस्टोलिक। चलिए हम दोनों का अध्ययन करते हैं अलग अलग। तो देखिए इसमें नंबर 1 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर में, इसमें क्या होता है, नंबर 1 प्रकुंचन दाब। ये प्रकुंचन दाब है। तो प्रकुंचन दाब में क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है, हृदय के निलय संकुचन के समय धमनियों में क्या होता है, रुधिर अधिक तेजी से पंप होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं कि हृदय के निलय संकुचन, ठीक है, के समय धमनियों में रुधिर, धमनियों में रुधिर जो होता है ये अधिक तेजी से पंप करता है, रुधिर अधिक तेजी से पंप करता है। ठीक, तो ये हृदय के निलय संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से क्या करता है, पंप करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रकुंचन दाब कहते हैं, प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो प्रकुंचन दाब जो होता है सामान्य व्यक्ति में यह दाब कितना होता है, सामान्य व्यक्ति में प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 mmHg, 120 mmHg होता है। ठीक है, जिसे रुधिर का होता है ब्लड प्रेशर जो मशीन होती है स्फिग्मोमाइनोमीटर, देखिए 80 से 120 mmHg। तो ये दाब जो होता है ये 120 हो जाता है। ठीक, और यहीं से जब घटने लगेगा तो 80 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक थोड़ी सी रचना बना रहे हैं इसे हृदय की, ये तो यहाँ पे होता है त्रिबल कपाट, दाएं अलिंद दाएं निलय। ठीक, यहाँ से जब ये पंप करता है, यहाँ से जब पंप करता है यहाँ पाता अलिंद से निलय में, ठीक, तो तेजी से पंप करेगा। और फिर ये जो निलय से जब अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा ये फुफ्फुसी धमनी में भेजता है तब भी तेजी से पंप करता है। तो उसका जो होता है दाब 120 होता है। लेकिन इसके पंप करने पर ये क्या होता है, शिथिल हो जाता है, तब इसका दाब कितना होता है, 80 होता है। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा जो होता है, दूसरा यहाँ पर है अनुशिथिलन, दाब। ये अनुशिथिलन दाब हो गया। अब देखिए अनुशिथिलन दाब में क्या होता है कि जैसे हृदय जो होता है
हृदय, ये अनशिथिल दाब है। तो हृदय में क्या होता है कि निलय के शिथिलन के समय, हमने कहा था ना कि ये दाब एक बार यहाँ आया, तो ये पहले इसका प्रकुंचन था, ये पंप कर दिया निलय में, अनशिथिलन हो गया, इसका अलिंद का अनशिथिलन, और इसका क्या हो गया प्रकुंचन। फिर जब ये सिकुड़ेगा, ये रुधिर को पंप कर देगा इसमें फुफ्फुसीय धमनी में, तभी इसका अनशिथिलन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको कि देखिए इसमें क्या है कि हृदय के निलय के शिथिलन के समय का रुधिर दाब यही होता है, उसको अनशिथिलन कहते हैं। इस समय क्या होता है, रुधिर दाब अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत कम होगा तो सामान्य अवस्था में क्या होता है, अनशिथिलन रुधिर दाब 80 to 120 होता है। तो यहाँ लिखते हैं यह हृदय के निलय के शिथिलन के समय का रुधिर दाब है। ठीक, तो हृदय के अनशिथिलन के समय का रुधिर क्या है, दाब है। तो इसमें इस समय रुधिर दाब अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो सामान्य अवस्था में अनशिथिलन दाब कितना होता है, 80 mmHg, 80 mmHg होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रकुंचन अनशिथिलन दाब का। आप इसमें को मैंने डॉक्टर के आते हैं तो बाएं हाथ पर पट्टी बांध के पंप करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब वाहिनियों में दाब बढ़ता है, ब्लड तेज़ी से सर्कुलेट होता है, तो उसका दाब 120 सामान्य तो होता ही है, लेकिन अगर रोग दशा है तो 120 से 30 और 40, 50, 60 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। नहीं तो सामान्य दशा में 120 होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो 80 होता है। तो अनशिथिलन जो 80 है और जो प्रकुंचन है वो क्या है, वो प्रकुंचन वाला जो होता है वह है 120, अनशिथिलन वाला 80। अब देखिए एक आता है लिम्फ के कार्य। ठीक, लिम्फ के कार्य, लिम्फ के कार्य। तो लिम्फ के कार्य बहुत आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाओं को पोषक तत्व हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, है ना, इन सबको पहुंचाने तथा आदान प्रदान का क्या होता है, माध्यम होता है। तो यह है पोषक पदार्थों, ठीक, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान का माध्यम होता है। ठीक, इसका कार्य है। दूसरा कार्य इसका होता है
कि यह कोमल अंगों की रक्षा तथा उनसे रगड़ से क्या करता है, बचाता है। तो दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा होता है यह है कोमल अंगों की रक्षा तथा उन्हें रगड़ से क्या करता है, उन्हें रगड़ से बचाता है। तीसरा इसका कार्य होता है कि जो लसिका होती है, लसिका कोशिकाओं के चारों जलीय वातावरण होता है, ये भीतर परासरण संतुलन को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका के बाहर व भीतर क्या करते हैं, परासरण संतुलन को बनाए रखते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो होता है इसका कि ये पचे हुए भोजन का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। इससे क्या होता है कि लसिका कोशिकाएं क्षुद्रांत्र के रसांकुर मतलब विलाई में फैली होती है। विलाई, माइक्रोविलाई होता है, उसे कहते हैं रसांकुर। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में रसांकुर होते हैं, तो उसी रसांकुर में लसिका कोशिकाएं फैली होती हैं। तो ये पचे हुए भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है। ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। एक पॉइंट ये बन गया। ठीक, अब इसके जो 4 पॉइंट हो गए, अब अगला क्या होता है कि जो लसिका अंग होते हैं, लसिका अंग और लसिका ग्रंथियाँ, तो लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो ये जीवाणुओं का भक्षण करती है। ये टू द 5 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब एक आता है रुधिर एवं लसिका में अंतर। रुधिर एवं लसिका में अंतर। तो ये देखिए, रुधिर लसिका में अंतर क्या होता है। पहला अंतर होता है कि रुधिर में नंबर 1, इसमें ऑक्सीजन O2 तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसमें इनकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि रुधिर का प्रवाह तीव्र होता है। रुधिर का प्रवाह तीव्र होता है। और इसमें क्या होता है, लिम्फ का प्रवाह मंद होता है। एक पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट होता है, इसमें
WBC की संख्या क्या होती है? अधिक। WBC की संख्या कम, और इसमें RBC की संख्या क्या होती है? कम। ठीक। फिर इसमें क्या है? जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। किसकी? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। इसमें क्या है? आरबीसी की संख्या कम। ठीक है। व WBC की संख्या अधिक, ये है। ठीक है। तो जब WBC संख्या अधिक हो गई तो इसी से लिम्फोसाइट की संख्या का निर्माण होता है। ये 3 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसमें ये होता है कि उत्सर्जी पदार्थ तथा CO2 की मात्रा समान होती है। उत्सर्जी पदार्थ तथा CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? सामान्य होती है। सामान्य होती है। ठीक। और इसमें क्या होता है? चौथा पॉइंट में उत्सर्जी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इनमें इनकी मतलब उत्सर्जी पदार्थ CO2 की, इनकी मात्रा अधिक होती है। ये ठीक है। और इसमें एक होता है कि जो रुधिर का प्रवाह हृदय से अन्य अंगों की तरफ होता है, अन्य दिशाओं में। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है? केवल एक दिशा होता है। तो इसमें गमन, ठीक है, इसमें जो गमन होता है, प्रवाह, इसमें लिख देते हैं प्रवाह, बहुदिशीय होता है। पांचवा में इसमें लिम्फ का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये 2 the 5 पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट है। सभी टिप्पणियाँ इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। रुधिर लसिका में अंतर, फिर यहाँ पर जो होता है लिम्फ के कार्य, ये भी इम्पॉर्टेंट। ये प्रकुंचन, अनुशिथिलन दाब, ये भी इम्पॉर्टेंट। ठीक। अब एक इसमें आता है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, ये दोहरा परिसंचरण है। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या होता है कि मनुष्य के हृदय में एक तरफ अशुद्ध है तथा दूसरी तरफ शुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ लिखते हैं मनुष्य के दाहिने आलिंद व निलय में अशुद्ध तथा बाएं आलिंद व निलय में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग
अलग अलग रुधिर परिवहन को दोहरा रुधिर परिवहन या परिसंचरण परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में दाहिने अलिंद व निलय में अशुद्ध तथा क्या होता है, बाएं अलिंद व निलय में शुद्ध रुधिर बहता है। तो इस प्रकार के है ना अलग अलग रुधिर परिवहन को क्या कहते हैं, दोहरा परिवहन कहते हैं। तो देखिए दोहरा जो रुधिर परिसंचरण होता है ना, ये मनुष्यों में, ठीक है, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, इससे क्या होता है कि मछलियों के हृदय में केवल 2 ही कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में, क्लोम मतलब जानते हैं, गिल्स, क्लोम, तो उसमें भेजा जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार ही रुधिर हृदय में जाता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं या परिवहन कहते हैं। ठीक है, अब एक इसमें पेसमेकर हमने इसके पहले ही बता दिया था कि दाहिने अलिंद के ठीक, पेसमेकर भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट, पेसमेकर, पेस मेकर इम्पॉर्टेंट ये भी है, पेसमेकर। तो दाहिने पेसमेकर जान जाइए, दाहिने अलिंद के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस, दाहिने अलिंद के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस नामक गड्ढा होता है, गड्ढा होता है। ठीक, तो दाहिने के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस नामक गड्ढा होता है, जो फोरामेन ओवैलिस के अवशेष से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो गड्ढा होता है, इसी गड्ढे से क्या होता है, दाहिने के ठीक पीछे फोसा ओवैलिस नामक गड्ढा होता है, जहाँ से अग्र महा सिरा का सूत्रपात होता है, मतलब प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप वहाँ एक गांठ बन जाती है, एक गांठ सी बन जाती है, जिसे सिरा अलिंद गांठ कहते हैं। सिरा अलिंद गांठ को ही पेसमेकर कहते हैं। जो हृदय को धड़काने का कार्य करता है। ये जो है
पेसमेकर। सारी इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ, इसको आप लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।